हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में आरसीसी के आईएएस 456 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट के बारे में डिटेल में कंसेप्ट और एग्जांपल्स के साथ बात करूंगा, जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ईएससी गेट एंड ऑल अदर स्टेट पीएससी एग्जाम्स एज वेल एज जो हमारे फील्ड के सिविल इंजीनियर्स हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज मैंने इस वीडियो में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कवर किया है कंक्रीटिंग एट वर्क साइट से रिलेटेड, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो आपको वीडियो मिस नहीं करना है, स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। सो 15.1 जो क्लॉज है हमारा आईएएस 456 का, इट इज रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग। मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि जब हम साइट पर कंक्रीटिंग वर्क कर रहे हैं तो हमें किस फ्रीक्वेंसी से कितने नंबर्स ऑफ सैंपल्स कलेक्ट करने हैं कंक्रीट की क्वालिटी इंश्योर करने के लिए। तो कोड ये रिकमेंड करता है कि वी हैव टू अडॉप्ट रैंडम सैम्पलिंग प्रोसीजर। हमें रैंडम सैम्पलिंग करनी है। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ये है, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग और सब्जेक्ट्स। मींस यहां पर कंक्रीट के सैंपल्स हैं, क्यूब्स हैं, for examination and analysis that does not take contextual or local features into account। और जो भी हम जिस भी कंक्रीट के बेस से हम सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें हर सैंपल का रीजनेबल चांस होना चाहिए ऑफ बीइंग टेस्टेड। दैट इज सैम्पलिंग शुड बी स्प्रेड ओवर द इंटायर पीरियड ऑफ कंक्रीटिंग। मतलब जब तक हमारी कंक्रीटिंग, अगर हमारी 10 दिन कंक्रीटिंग चल रही है तो वी हैव टू कंटिन्यू टेकिंग द सैम्पलिंग ऑन डेली बेसिस। ठीक है, और हमें सारी मिक्सिंग यूनिट्स को कवर करना है सो दैट जो हमारा क्यूब हम या सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो सभी मिक्सिंग यूनिट्स के लिए। मींस अगर हमारे पास कई सारी यूनिट्स चल रही हैं कंक्रीटिंग साइट पर, तो हमें इंडिविजुअल मिक्सिंग यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए सैंपल्स कलेक्ट करने होंगे। ठीक है, तो यहां पर कुछ स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजीज मैंने लिखी हैं, जिसमें लिखा हुआ है रैंडम सैम्पलिंग इज यूज्ड व्हेन रिसर्चर्स want their findings to be representative of some large population to which findings can be generalized। तो ये जस्ट आपको दिमाग में रखना है कि ये स्टैटिस्टिकल टर्म है, जिसमें हर सैंपल की अपनी खुद की एक प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग टेस्टेड ड्यूरिंग द सैम्पलिंग प्रोसीजर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट, इस वीडियो में मैं बार बार यूज करूंगा उन टर्म्स को, मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूं। पहला टर्म है कंक्रीट का सैंपल। तो कंक्रीट का सैंपल का मतलब है इट कंटेन्स 3 टेस्ट स्पेसिमेंस। एक सैंपल का मतलब है कंक्रीट के कि हमें वहां पर 3 टेस्ट स्पेसिमेन कलेक्ट करने हैं। अब 3 टेस्ट स्पेसिमेन जो कलेक्ट करने हैं वो हमें किस में कलेक्ट करने हैं? मोल्ड में कलेक्ट करने हैं। कंक्रीट का हमारा मोल्ड होता है कलेक्ट करने के लिए सैंपल्स। तो जो मोल्ड का साइज है वो हमारा इंटरनल साइज जो है वो 150 क्रॉस 150 क्रॉस 150 है। और जब हमारा एग्रीगेट साइज, जो भी हम कंक्रीटिंग वर्क कर रहे हैं, अगर हमारा एग्रीगेट साइज जो है वो 19 mm से कम है तो हम ये साइज भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ये आईएएस कोड हमारा रिकमेंड करता है। और जो हमारा 150 क्रॉस 150 क्रॉस 150 mm है, जो जनरली हम यूज करते हैं, उसको मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है। दिस इज द साइज ऑफ स्पेसिमेन इन mm। और जो हमारा मोल्ड है, जो हम मोल्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज मेड अप ऑफ स्टील, एंड उसकी जो इंटरनल डायमेंशन है वो 150 क्रॉस 150 क्रॉस 150 है। और जो टोटल सरफेस एरिया है जो कि हम लोड कैलकुलेट करने के लिए लेंगे वो ये होगा हमारा। दिस इज द सरफेस एरिया, कि जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं तो लोड अपॉन सरफेस एरिया करते हैं। तो दिस इज द सरफेस एरिया 2,22,500 स्क्वायर mm। तो जो मोल्ड की प्लेट है उसमें बेस प्लेट और जो वॉल प्लेट की थिकनेस रहती है वो हमारी 8 mm रखते हैं हम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। और जो हमारा टॉलरेंस है 150 प्लस माइनस 0.2 mm रहता है हमारा। ठीक है, ये हमारा आईएएस कोड की रिकमेंडेशन है। और यहां पर मैंने 3 क्यूब्स दिए हैं, फर्स्ट क्यूब, सेकंड क्यूब और थर्ड क्यूब। ये जो तीनों क्यूब हैं ये हमारे एक सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो जहां पर भी मैं सैंपल बोलूंगा वहां पर आपको ये समझना है कि वहां पे वो 3 टेस्ट स्पेसिमेंस को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद आते हैं कि फ्रिक्वेंसी हमें क्या रखनी है। कंक्रीटिंग जब भी हमारी वर्क साइट पर हो रही है तो डिपेंडिंग अपॉन कितनी क्वांटम ऑफ वर्क हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं साइट पर, उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। अगर हमारा जनरली स्मॉल जॉब्स हैं, मीन्स हम छोटे काम कर रहे हैं, जहां पर हमारी जो डेली कंक्रीटिंग वर्क हो रहा है वो 1 से लेकर 5 क्यूबिक मीटर तक हो रहा है। इट मीन्स अगर हमारा 3 क्यूबिक मीटर कंक्रीट हो रहा है पर डे, तो वहां पर हमें जो सैंपल कलेक्ट करना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए, वो 1 सैंपल कलेक्ट करना है। 1 सैंपल का मतलब है यहां पर 3 क्यूब्स हमें फिल करने हैं। ठीक है, अगर हमारा 6 से 15 क्यूबिक मीटर हमारा कंक्रीट हो रहा है, अगर सपोज मान लेते हैं 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट हो रहा है किसी कंक्रीटिंग वर्क साइट पे, तो वहां पर हमें 2 सैंपल्स लेना है। इट मींस 6 क्यूब्स हमें फिल करने हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग के लिए फॉर 28 डेज। ये जितने भी हमारे क्यूब्स हैं ये हमारे करस्पॉन्ड करते हैं 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। अगर आपको 7 डेज या एडिशनल कुछ और भी क्वालिटी चेक करनी है हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से रिलेटेड, तो हमें नंबर ऑफ क्यूब्स इसके अलावा लेने पड़ेंगे। ये मिनिमम एसेंशियल रिक्वायरमेंट है जब हम 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए कंक्रीट क्यूब्स फिल कर रहे हैं, साइट से कलेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारा 16 से 30 क्यूबिक मीटर है कंक्रीटिंग की क्वांटिटी, वहां पर हमें 3 सैंपल्स इकट्ठे करने हैं, मीन्स हमें 9 क्यूब्स फिल करना है 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। अगर हमारा 31 से 50 है तो 4 सैंपल्स हमें कलेक्ट करने हैं, जिसके में हमें 12 क्यूब्स हमें फिल करने पड़ेंगे। उसके बाद 51 या 51 से ज्यादा कंक्रीटिंग है हमारी साइट पे, सपोज अगर मान लीजिए 56 मीटर क्यूबिक मीटर आपकी कंक्रीट हो रही है, तो 4 + 1 एडिशनल सैंपल फॉर ईच एडिशनल 50 क्यूबिक मीटर आर पार्ट देयर ऑफ। इट मींस पार्ट देयर ऑफ का मतलब है 50 के ऊपर अगर हमारा 6 तो 50 + 6 क्यूबिक मीटर है, जो 6 है ये पार्ट देयर ऑफ का मतलब है ये इट इज लेस देन 50 अगर है उसका जो सब पार्ट है, तो 50 + 6 आप लिख सकते हो। तो 50 के तक के लिए आपको 4 क्यूब लेने थे और 6 क्यूबिक मीटर के लिए आपको 4 + 1 यानी 56 क्यूबिक मीटर के लिए आपको 5 सैंपल्स लेने ही हैं। इट मींस आपको 15 क्यूब्स लेने हैं कंक्रीट के और हमारे 5 सैंपल्स लेने हैं। सपोज आपका सब मान लेते हैं कि 108 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है, तो आपका मल्टीपल ऑफ 50 में आप करोगे तो 100 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, तो 100 के करस्पॉन्डिंग आपका 4 + 4 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। डायरेक्टली आपको डबल नहीं करना है, यहां पर बोल रहा है 4 + 1 एडिशनल सैंपल फॉर ईच एडिशनल 50 क्यूबिक मीटर आर पार्ट देयर ऑफ। इट मींस हमारा 4 सैंपल्स प्लस एडिशनल 50 क्यूबिक मीटर हो गया, तो 1 सैंपल आपको एक्स्ट्रा लेना होगा और उसके बाद भी हमारा पार्ट 8 क्यूबिक मीटर है, उस पर भी हमें 1 सैंपल लेना होगा। इट मींस 108 क्यूबिक मीटर के लिए आपको 6 सैंपल्स लेने हैं। ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और साइट पे भी जो हमारे इंजीनियर्स हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एडिशनल 50 क्यूबिक मीटर के लिए 50 क्यूबिक मीटर से ऊपर पर 1 सैंपल एक्स्ट्रा और उसके पार्ट देयर ऑफ पर भी हमें 1 सैंपल एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में मेंशन है, एटलीस्ट 1 सैंपल शैल बी टेकन फ्रॉम ईच शिफ्ट। अगर हमारी कंक्रीट 2 शिफ्ट में हो रही है तो हर शिफ्ट से 1 सैंपल रिप्रेजेंट करना होना चाहिए। और आरएमसी प्लांट जो रेडी मिक्स प्लांट्स होते हैं, हमारे बैचिंग प्लांट्स होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग है शैल बी एग्रीड अपॉन म्यूचुअली बाय सप्लायर्स एंड परचेजर्स। ठीक है, 3 क्यूब टेस्ट स्पेन शैल बी मेड फॉर ईच सैंपल, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। उसके बाद आते हैं हमारा टेस्ट स्पेसिमेंस। 15.3 क्लॉज बात करता है हमारा टेस्ट स्पेसिमेन, मींस हमारा एक पर्टिकुलर क्यूब के बाद को हम टेस्ट स्पेसिमेन बोलते हैं। सपोज यहां पर हमारे कुछ क्यूब्स रखे हुए हैं, तो दीज आर दी इंडिविजुअल टेस्ट स्पेसिमेंस। ठीक है, और 3 टेस्ट स्पेसिमेन से हमारे 1 सैंपल बन रहा है।
जिसको हम 28 डेज टेस्टिंग के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. Additional samples may be required for various purposes, such as to determine the strength of concrete at 7 days, or at a time of striking the formwork, or to determine the duration of curing, or to check the testing error. ये सारे अगर आपको इनके लिए भी हमें क्यूब्स इकट्ठे करने हैं तो आपको जो फ्रिक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग है उनके अलावा एडिशनल हमें सैंपल्स कलेक्ट करने होंगे. ठीक है, और ये हमारे पर्पसेस क्या हो सकते हैं कि जब हम फॉर्म वर्क स्ट्राइक कर रहे हैं, मीन्स फॉर्म वर्क रिमूव कर रहे हैं, हमारा क्यूरिंग का ड्यूरेशन डिटरमाइन करना है या कुछ टेस्टिंग परफॉर्म करनी है. एडिशनल सैंपल्स में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग सैंपल्स क्योर्ड बाय एक्सेलरेटेड मेथड्स. एक्सेलरेटेड मेथड्स क्या होते हैं? सपोज अगर आप स्टीम क्योरिंग मेथड अडॉप्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको एडिशनल सैंपल आप ले सकते हो एज पर IS 9103 प्रोविजंस. और जो स्पेसिमेन शैल बी टेस्टेड डिस्क्राइब्ड इन IS 516 जो कोड है उस पर हमारी कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि आपको कैसे स्पेसिमेन प्रिपेयर करना है. सपोज मैं एग्जांपल बता देता हूं ब्रीफ में कि ये हमारे कुछ सैंपल्स हैं जो साइट से फिल किए गए हैं. मान लीजिए कि कंक्रीटिंग साइट से आपने ये सैंपल्स कलेक्ट किए. सैंपल्स आप कलेक्ट किस में करोगे? इन मोल्ड्स में. मोल्ड्स में कलेक्ट करने के बाद सैंपल में प्रॉपर आपकी जो टैंपिंग है 3 लिफ्ट्स में आपको फिल करना है. वो करने के बाद आप क्या करोगे? जो मोल्ड है उसको आप 27 डिग्री प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस, 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी और 24 प्लस माइनस हाफ आवर्स, ये टाइम हमारा उस जगह से काउंट होगा जब हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में पानी डाला होगा. और उसके बाद हमने मिक्सिंग के बाद हमने इस पर मोल्ड में फिल कर लिया है. तो टाइम हमें फ्रॉम द टाइम ऑफ पोरिंग द वाटर ऑन द ड्राई इंग्रेडिएंट्स फॉर प्रिपेयरिंग कंक्रीट. तो इन कंडीशंस पे हमें इस क्यूब को रखना है. ठीक है, तो ये टाइम पीरियड होने के बाद हमें मोल्ड रिमूव कर देना है. ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि मोल्ड रिमूव करने के बाद आपको इसको वाटर में स्टोर करना है टू इंश्योर प्रॉपर क्योरिंग. स्टोर्ड इन वाटर. ठीक है, और तब तक हमें स्टोर करना है जब तक हमारा, जब 28 डेज जब स्ट्रेंथ आप टेस्ट करोगे 28 डेज के लिए, तभी उससे पहले ही हमें कंक्रीट को वाटर से निकालना है और उसको प्रॉपर उसके सरफेस को साफ करके हमें कंक्रीट टेस्टिंग मशीन में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में टेस्ट परफॉर्म करना है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है. और यह जब भी हम साइट पे देखेंगे तो हम साइट पे 3 चीजें स्पेसिफाई करते हैं कंक्रीट पे जब मोल्ड फिल करते हैं. ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या रहेगा हमारा, हमारी डेट ऑफ पोरिंग क्या रहेगी. डेट ऑफ पोरिंग मतलब जिस दिन हमने कंक्रीट को इस मोल्ड में फिल किया है, और हमारा टाइप ऑफ कंक्रीट है ये भी फिल किया हुआ है कि हमारी रैपिड मिक्स कंक्रीट है जो कि जनरली हम बैचिंग प्लांट से प्रोड्यूस करते हैं या मिक्सर भी हो सकता है. तो ये इंपॉर्टेंट कुछ एस्पेक्ट्स थे. उसके बाद आते हैं हम टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ सैंपल्स. ये कोड हमारा 15.4 में ये बोलता है कि जब भी आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं साइट पे, उसके बाद जब उसको एक्सेप्ट करने की बात आती है टू इंश्योर कि हमारा जो कंक्रीटिंग वर्क हो रहा है वो हमारा डिजायर्ड क्वालिटी का है कि नहीं, तो उसको हम चेक करते हैं बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से. तो जब भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जिस भी ग्रेड की कंक्रीट हो रही है, वो किसी भी ग्रेड की हो सकती है, तो उसमें हमारा जो टेस्ट सैंपल्स कलेक्ट हो रहे हैं उनकी वैलिडिटी चेक करना है. इस पैराग्राफ में मैं वैलिडेशन के बारे में बताऊंगा. वैलिडेशन ऑफ टेस्ट सैंपल्स. टेस्ट सैंपल का मतलब है, सपोज कि हमने साइट पर M25 की कंक्रीटिंग कर रहे हैं साइट पर, तो वहां पर हमने एक सैंपल कलेक्ट किया. 3 क्यूब्स थे जिसमें 3 स्पेसिमेन थे, स्पेसिमेन 1, 2, 3, और ये हमारा एक सैंपल हो गया. अब M25 का टेस्ट 28 डेज पे जब हमने टेस्ट किया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में, तो हमारी ये स्ट्रेंथ आई. ठीक है, तो कोड हमारा ये बोलता है कि सैंपल हमारा तभी वैलिड होगा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए जब हम फर्दर
जो लॉट है कंक्रीट का उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये चेक करने जाएंगे। तो सबसे पहले टेस्ट सैंपल की वैलिडिटी चेक करेंगे। तो वैलिडिटी चेक करने का तरीका ये है कि इंडिविजुअल वेरिएशन जो होना चाहिए शुड नॉट बी मोर देन ±15% ऑफ द एवरेज। इसका मतलब ये है, यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है, ये हमारा 3 स्पेसिमेन, 3 क्यूब जो हमने इकट्ठे किए, कलेक्ट किए साइड से, उनका इंडिविजुअल स्ट्रेंथ हो गया। और ये हमारा जो है, ये इन तीनों का मीन स्ट्रेंथ है, एवरेज स्ट्रेंथ। अगर आप 28.5 + 26 + 29 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो यू विल गेट 27.83। और ये जो हमारा 2.4% है, ये हमारा इंडिविजुअल वेरिएशन निकालना है। इंडिविजुअल वेरिएशन आपको कैसे निकालना है? अगर ये वैल्यू आपकी x है और ये हमारी x बार है, तो आपको इंडिविजुअल परसेंटेज वेरिएशन निकालना है x माइनस x बार विथ रेस्पेक्ट टू द एवरेज इनटू 100। मींस अगर हम फर्स्ट क्यूब के लिए बात करें तो 28.5 हमारी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ मिली हमको, और जो मीन स्ट्रेंथ थी सैंपल की वो 27.83 थी, डिवाइडेड बाई विथ रेस्पेक्ट टू एवरेज निकालना है हमें, एवरेज जो स्ट्रेंथ है पूरे सैंपल की। तो ये आपकी मिलेगी 2.4%। मींस इस सैंपल का इंडिविजुअल वेरिएशन जो है मीन स्ट्रेंथ से सैंपल की, वो 2.4% है। इसी तरह अब सेकेंड स्पेसिमेन के लिए जब निकालोगे, सेकेंड क्यूब के लिए निकालोगे, तो हमारा जो इंडिविजुअल वेरिएशन है वो -6.57% है। जो हमारा थर्ड स्पेसिमेन है यानी थर्ड क्यूब है, उसका जो इंडिविजुअल वेरिएशन है इस मीन वैल्यू से, मीन्स 429 माइनस 27.83 विथ रिस्पेक्ट टू जो एवरेज वैल्यू है, इसको आप करोगे तो यू विल गेट 4.2%। तो कोड ये बोलता है कि जो इंडिविजुअल वेरिएशन है दैट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू ±15%। तो अगर आप देखोगे तो तीनों वैल्यूज जो है हमारी ±15% की रेंज में है। तो ये वाला जो सैंपल है, दिस सैंपल फॉर M25 ग्रेड के लिए जो आपने कलेक्ट किया कंक्रीटिंग साइट से, वो हमारा वैलिड है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इट मीन्स इस पर हम फर्दर एक्सेप्टेंस टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं फॉर एक्सेप्टिंग द लॉट ऑफ कंक्रीटिंग वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले आपने वैलिडिटी चेक किया। वैलिडिटी के बाद आपको चेक करना है कि वो हमारा जो सैंपल है वो एक्सेप्टेंस टेस्ट के लिए सुटेबल है या नहीं। अब यहां पर मैंने दूसरा एग्जांपल दिया। सपोज जो सेकंड क्यूब था उसकी स्ट्रेंथ हमारी 22 मेगापास्कल आई होती, तो जो मीन होता 26.5 होता, और इंडिविजुअल जो वेरिएशन होता, आप सेकेंड स्पेसिमेन का देख रहे हो कि ये हमारा -16.98 है। तो ये हमारा जो सैंपल होता, ये हमें रिजेक्ट करना पड़ता। इस सैंपल से हम उस लॉट पर को रिजेक्ट कर देंगे फॉर लॉट नहीं, उस सैंपल को रिजेक्ट कर देंगे फॉर परफॉर्मिंग एक्सेप्टेंस टेस्ट। मींस इस सैंपल के रिजल्ट्स को हम अपने एक्सेप्टेंस टेस्ट चेक में, क्राइटेरिया में चेक करने के लिए यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो तो उसकी वैलिडिटी चेक करना है। वैलिडिटी चेक करने के बाद ही हमें जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो कोड रिकमेंड करता है कि हमारी एडिक्वेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल रही है कि नहीं, जो भी हम कंक्रीटिंग परफॉर्म कर रहे हैं वो चेक करने से पहले ये परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये वाला हमारा सैंपल रिजेक्ट हो गया, तो इस पर हमें एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया परफॉर्म नहीं करना है, हमें दूसरा सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा जो हमारा इंडिविजुअल वेरिएशन क्राइटेरिया को मीट आउट करेगा। यही जो कंसेप्ट है यहां पर लिखा हुआ है कि द टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ सैंपल्स शैल बी द एवरेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 3 स्पेसिमेंस। 3 क्यूब का, स्पेसिमेंस मींस क्यूब, 3 क्यूब का जो एवरेज होगा वो एक सैंपल का टेस्ट रिजल्ट रिप्रेजेंट करेगा, और जो इंडिविजुअल वेरिएशन होना चाहिए वो हमारा ±15% होना चाहिए। अदरवाइज जो टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल्स आर इनवैलिड। यहां इससे ये कंफर्म नहीं हो रहा कि हमारा लॉट रिजेक्ट हो रहा है कंक्रीट का, या हमारी कंक्रीट की क्वालिटी खराब है। बस ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से ये डिटरमाइन किया गया है कि हमें जब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए कंसीडर करना है जो सैंपल्स, वो इस रिजल्ट्स को फॉलो करना चाहिए। जो इंडिविजुअल वेरिएशन है ±15% होना चाहिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ये क्वेश्चन आता है, और ESE मेंस में भी इस पर
क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे। तो यहां पर कुछ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की गाइडलाइंस दी हैं, बट ये हमारी ओल्ड प्रोविजंस हैं। ओल्ड प्रोविजंस जो IS 456 जब हमारा इनिशियली पब्लिश हुआ था, तो उसमें हमारी जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया थी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 20 डेज के बेसिस पे, 28 दिन में जो हमें क्यूब्स पर हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जो स्ट्रेंथ मिल रही है, उसके बेसिस पे हम ये जज करते थे कि हमारा जो कंक्रीटिंग वर्क हो रहा है वो एडिक्वेट है कि नहीं, वो हमारा स्ट्रेंथ की कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं। यहां पर मेंशन भी है दैट इट शुड कंप्लाई विद द स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट्स विच इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो 2 कंडीशंस दी थी, जिसमें मीन स्ट्रेंथ डिटरमाइंड फ्रॉम एनी ग्रुप ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट्स एंड एनी इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स कंप्राइज विद अप्रोप्रिएट लिमिट्स। तो अभी हमारा ये चीज में अमेंडमेंट हुआ है, और ये हमारी जो पुरानी टेबल है वो ये थी, दिस इज द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ ओल्ड प्रोविजंस। तो अभी इस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इसमें बस चेंज ये किया गया है कि हमारा जो पुराना कोड था उसमें M15 और M20 और M20 ग्रेड के लिए 2 अलग अलग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया थे, जिसमें जो आइटम्स थे वो सेम थे, जिसमें ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट्स था और इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट था, जिनके बारे में भी मैं डिटेल में बात कर लूंगा। तो जो नए प्रोविजंस हैं उसमें हमारा सिर्फ इसको रिमूव कर दिया गया है, सिर्फ हमारा M20, M15 या M15 ग्रेड से ऊपर की कंक्रीट के लिए एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया गया है एज पर अमेंडमेंट नंबर 4 2013 IS 456 का। ये हमारा नया टेबल है जो इसको रिप्लेस कर दिया गया पुरानी टेबल को, जिसमें हमारा जो स्पेसिफाइड ग्रेड है सिर्फ M15 या उससे ऊपर की कंक्रीट के लिए है। जो दूसरा M20 एंड M20 एबव वाला जो क्राइटेरिया था वो हटा के खत्म कर दिया गया है, और हमारी जो स्ट्रेंथ कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स थे वो हमारे अभी सेम रखे गए हैं। जो आइटम्स हैं, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स चेक करने हैं एंड ग्रुप ऑफ नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट्स करने हैं। और एक नोट नंबर 2 ऐड किया गया है, जिसको भी मैं पढ़ के यहाँ पे नहीं बता रहा, इसको मैं भी एलोबोरेट कर दूंगा। जो नोट नंबर 2 है, जो कि हमारा स्ट्रेंथ कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट के लिए कोड ने रिकमेंड किया है एज पर जो हमारा नया अमेंडमेंट नंबर 4 है IS 456 का, जो मई 2013 में आया था। ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट ये है क्या। साथ ही साथ हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है M55 और M60 ग्रेड ऐड किया गया है अमेंडमेंट नंबर 4 में, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज कैसे निकालनी है ये आप मेरे पुराने वीडियोस को फॉलो करके देख सकते हो, आप मैंने एग्जांपल के साथ समझाया हुआ है। बट अगर आपके पास साइट पे फैसिलिटी नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने की, तो डायरेक्टली आप टेबल नंबर 8 जो कि हमारा नया अमेंडमेंट है उससे आप डायरेक्टली वैल्यूज ले सकते हो, जो कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, और कोड ये कहता है कि M60 से अबव कंक्रीट अगर आप यूज कर रहे हो साइट पे, तो आपको साइट कंडीशन से एक्चुअल प्रोपोर्शंस के बेसिस पर ट्रायल्स करके स्टैंडर्ड डेविएशंस स्टैब्लिश करने होंगे, जिसके लिए हमारे मिनिमम 30 सैंपल्स आपको कलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब आते हैं हमारे टेस्ट रिजल्ट्स पे। अभी मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला है जो हमारा नोट नंबर 2 है, जो नया अमेंडमेंट है, वो ये कहता है पहला क्राइटेरिया स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट के लिए। अब यहां पर मैं इस पर बात कर रहा हूं कि कंक्रीट को हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। वो जो पहले अभी बात किया था वो वैलिडिटी के बारे में था। सपोज ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारी जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारी अभी M25 ही है। ठीक है, इस केस नंबर 1 के लिए मान लो साइट पर हम M25 ग्रेड से कंक्रीट कर रहे हैं, और हमारा जो कंक्रीट का क्वांटम है, हमारी साइट पर डेली 3 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट एग्जीक्यूट हो रही है। बिकॉज मान लीजिए आप स्लैब की कास्टिंग कर रहे हो, स्मॉल जॉब है, तो उन केसेस में हमारी जो कंक्रीट की कास्टिंग है वो 3 क्यूबिक मीटर है। तो जो नंबर ऑफ कंक्रीट सैंपल एज पर फ्रिक्वेंसी ऑफ सैम्पलिंग जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था, 3 क्यूबिक मीटर के लिए आपको कितने सैंपल्स लेने होंगे? 1 सैंपल लेना होगा, जिसमें आपके 3 क्यूब्स आपको लेने हैं। ठीक है, तो जो आपको क्यूब्स लेने हैं
ठीक है, तो मान लेते हैं कि 1 सैंपल आपने कलेक्ट किया M25 ग्रेड के लिए, जिसमें आपके पास 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। अब इनकी स्ट्रेंथ हम वही मान लेते हैं बिकॉज M25 माना है, 28.5, 26.0 एंड 29 हमको मिली। और जो इनका मीन था हमारा x बार इन स्ट्रेंथ का, दैट इज हैविंग 27.833 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बिकॉज हम यहाँ पर M25 ग्रेड यूज कर रहे हैं, तो हमारी जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो हमारी FCK जो है वो हमारी 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, या 25 मेगा पास्कल है। ठीक है, तो हमारा कोड का जो नोट नंबर 2 है, जो नया अमेंडमेंट का टेबल है, उसमें नोट 2 ये कहता है कि जब हमारा एक सैंपल होगा तो हमारा जो टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ सैंपल शैल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू FCK प्लस 4। इट मीन्स जो हमारा इस सैंपल का मीन है, ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू FCK प्लस 4। मीन्स अगर इस केस की बात करें तो यहाँ FCK हमारा 25 है, तो हमारी जो ये x बार की जो वैल्यू आनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू हमारा 29 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बट यहां पर हमारा 29 से वैल्यू कम मिल रही है, तो कम मिल रही है तो इसका मतलब ये वाला पूरा सैंपल हमारा फेल हो गया। सैंपल फेल हो गया स्ट्रेंथ क्राइटेरिया पे, जो हमारी स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट थी, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया था, उसके अकॉर्डिंग ये फेल हो गया है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा लॉट जो आज के दिन हमने 3 क्यूबिक मीटर जो कंक्रीटिंग की, ये पूरा लॉट हम रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद कोड दूसरी बात ये करता है कि ये तो हो गया स्मॉल जॉब्स के लिए। अब आता है दूसरा केस कि जो नंबर ऑफ कंक्रीट सैंपल्स हैं वो लेस देन 4 हैं। लेस देन 4 का मतलब हो सकता है कि हमारे सैंपल 2 हों या हमारे सैंपल 3 हों। इट मीन्स अगर हम कंक्रीट की क्वांटिटी 6 से 15 क्यूबिक मीटर तक कर रहे हैं तो हमें कितने सैंपल लेने थे फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपलिंग के टेबल के अकॉर्डिंग, 2 सैंपल्स। और 16 से 30 क्यूबिक मीटर के लिए हमें 3 सैंपल्स लेने थे। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो गाइडलाइंस हैं, कोड कहता है कि जो मीन ऑफ सच टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ सैंपल्स शैल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू FCK प्लस 4। ठीक है, जो हमारे सैंपल्स के मीन है, रिजल्ट्स हैं, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की मीन वैल्यूज हैं, वो हमारी FCK प्लस 4 से ग्रेटर होनी चाहिए। और जो इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट का मतलब है इंडिविजुअल टेस्ट सैंपल। बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है कि इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स को इंडिविजुअल क्यूब की स्ट्रेंथ से रिलेट कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। ये इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट जो है ये हमारा इंडिविजुअल टेस्ट सैंपल है। मीन्स 3 क्यूब्स की जो एवरेज वैल्यू है वो हमारी FCK माइनस 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ग्रेटर होनी चाहिए। अब इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि सपोज हमारी जो कंक्रीटिंग हो रही है वो M25 ग्रेड की ही हो रही है। ठीक है, और मान लीजिए हमारी एक दिन में जो कंक्रीटिंग हो रही है दैट इज 35 क्यूबिक मीटर, सॉरी 25 क्यूबिक मीटर। 25 क्यूबिक मीटर अगर कंक्रीटिंग हो रही है एक दिन में, तो आपको कितने सैंपल्स लेने होंगे? 16 से 30 के बीच में आपको 3 सैंपल्स लेने हैं। 3 सैंपल्स बनाने के लिए आपको कितने क्यूब्स लेने होंगे? 3 क्रॉस 3, बिकॉज एक सैंपल में हमारे 3 क्यूब कास्ट करने हैं, तो हमें 9 क्यूब्स फिल करने हैं। ठीक है, 150 क्रॉस 150 क्रॉस 150 क्रॉस के लिए। तो हमने क्या किया, सैंपल 1 प्रिपेयर किया। सैंपल 1 में हमारे 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। ठीक है, सैंपल 2 प्रिपेयर किया, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। और सैंपल 3 प्रिपेयर किया, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। अब इस सैंपल जो 1 था, इसकी जो मीन स्ट्रेंथ आई वो हमारी x आई मान लेते हैं, इसकी हमारी y आई, और इसकी हमारी जो मीन स्ट्रेंथ आई वो हमारी z आई। तो कोड ये कहता है हमारा कि जो आपकी जो मीन वैल्यूज आ रही हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज आ रही हैं, जो x स्ट्रेंथ आई, जो y स्ट्रेंथ आई, जो z स्ट्रेंथ आई, मीन्स जो एवरेज ऑफ सैंपल्स आया, ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू FCK माइनस 2। अब FCK हमारा कितना था? 25 था यहाँ पर, तो 23 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ये तीनों स्ट्रेंथ
बड़ी होनी चाहिए। सपोज अगर x की वैल्यू हमें मिलती है 26, y की वैल्यू मिलती है 24 और z की वैल्यू मिलती है 22, तो आप देखोगे कि सिंस z की वैल्यू जो है वो 23 से कम है तो हमारा ये वाला जो सैंपल है ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये रिजेक्ट हो गया ये सैंपल। अब अगर दूसरा क्राइटेरिया ये कहता है कि जो हमारा इन तीनों टेस्ट सैंपल का जो मीन है, इट मीन्स जो पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया, दूसरा क्राइटेरिया हो गया कि x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों सैंपल स्ट्रेंथ का जो मीन है दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू FCK प्लस 4। मीन्स FCK हमारा 25 था तो 25 प्लस 4 29 न्यूटन पर mm²। तो अब इन तीनों का मीन लोगे आप तो 26 प्लस 24 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो यू विल गेट 24, और ये स्ट्रेंथ हमारी क्या हो रही है 29 न्यूटन पर mm², यानी FCK प्लस 4 से हमारी लेस हो रही है। तो हमारा पूरा लॉट जो हमने इस दिन 30 क्यूबिक मीटर पूरी कंक्रीटिंग की है, इससे हमने 4 सैंपल्स या 3 सैंपल्स कलेक्ट किए थे, मींस 9 क्यूब्स कलेक्ट किए थे अलग अलग टाइमिंग में, तो ये पूरा लॉट हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आप कंक्रीट रिजेक्ट करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, आपको ध्यान रखना है। अब तीसरा केस आता है हमारा कि जब नंबर ऑफ कंक्रीट सैंपल्स जो हैं हमारे 4 या 4 से ज़्यादा हैं, मींस जहाँ पे भी कंक्रीटिंग वर्क साइट्स में हमारा क्वांटिटी ऑफ जो कंक्रीट है वो 30 क्यूबिक मीटर से जब ज़्यादा होता है तो हमारे मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स तब क्या होते हैं 4 होते हैं या 4 से ज़्यादा होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी ज़्यादा कंक्रीट हम कर रहे हैं। सपोज अगर 50 क्यूबिक 30 के ऊपर जा रहे हैं, 31 से 50 तक आपका 4 नंबर्स का आपको करने हैं। इट मीन्स अगर आप साइट पर 35 क्यूबिक मीटर कंक्रीट कर रहे हो, ठीक है, 35 क्यूबिक मीटर कंक्रीट कर रहे हो तो आपको कितने सैंपल्स लेने होंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपलिंग के हिसाब से 4 नंबर ऑफ सैंपल्स। इट मीन्स आपको 12 क्यूब्स लेने हैं इसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को चेक करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर M15 एंड अबव के लिए जब हमारे 4 या 4 से ज़्यादा सैंपल्स हैं, इट मीन्स 30 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा कंक्रीट हो रही है हमारी साइट पर, तो हमें 2 क्राइटेरिया चेक करने हैं। पहला क्राइटेरिया हमारा है मीन ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिक्यूटिव रिजल्ट्स एंड इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स। तो यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि ये 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट्स क्या हैं। सपोज कि आपने इतनी कंक्रीटिंग की कि आपको 10 सैंपल्स आपको मिले साइट से, कि आपको 10 सैंपल्स कलेक्ट करने थे। मान लें सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4, सैंपल 5, सैंपल 6, 7, 8, 9, 10। मीन्स अगर नंबरिंग कर लें तो सैंपल 1, 2, 3, 4, ये ध्यान रखिएगा ये सैंपल्स हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और हर सैंपल के अंदर हमारे 3 क्यूब्स हैं। ठीक है, तो कोड ये कहता है कि 2 टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव रिजल्ट्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है हमारा लगातार, मीन्स आपको जो ग्रुप्स बनाने हैं 4 सैंपल्स के वो हमारे लगातार होने चाहिए। मीन्स 1, 2, 3, 4 लगातार होगा, फिर 5, 6, 7, 8 सेकेंड ग्रुप होगा, तो ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2। और दूसरी चीज ये बोलता है कि इट शुड बी नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि जो आपने पहला ग्रुप बनाया टेस्ट सैंपल्स का 4 सैंपल्स का, जो कि कोड 4 सैंपल्स का ग्रुप बनाने के लिए बोलता है, तो उसका कोई भी सैंपल दूसरे ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहिए। मींस अगर 1, 2, 3 आपने बनाया तो आपका नेक्स्ट ग्रुप 5th सैंपल से स्टार्ट होगा, रेदर देन आप 4 से 7 तक आप नहीं ले सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये अदरवाइज ये हमारा क्या होगा, ये ओवरलैपिंग रिजल्ट्स हो जाएंगे। कॉन्जिक्यूटिव तो है कि 4 के बाद आपने 4, 5, 6, 7 ले लिया, तो वो कॉन्जिक्यूटिव में तो आपको जिस सैंपल से लेना उसके बाद ही के नेक्स्ट 3 सैंपल साथ में लेने होंगे। बट ध्यान ये रखना है कि जो पहला ग्रुप लिया आपने टेस्टिंग के लिए, दूसरा ग्रुप में दोनों जो सैंपल्स हैं, मींस इसके क्यूब 3 क्यूब और इसके 3 क्यूब्स कॉमन नहीं होने चाहिए। मींस सैंपल्स कॉमन नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो रिजल्ट जो होगा वो नॉन ओवरलैपिंग नहीं रह जाएगा। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम में ऊपर ग्राफिकल तरीके से एक्सप्लेन किया है।
दिस इज द ग्राफिकल वे जिसमें नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिक्यूटिव रिजल्ट्स का मैंने मतलब समझाया है। ये हमारे जो इंडिविजुअल ये दिखा रहे हैं, इसके अंदर हमारे 3 क्यूब्स हैं, ठीक है। तो एक जो ब्लॉक दिखा रहा है ये 1 टेस्ट सैंपल को दिखा रहा है, ठीक है। तो एक टेस्ट सैंपल को दिखा रहा है, और जैसे जैसे हमारा टाइम कंक्रीट आपने स्टार्ट किया, आज वर्क साइट पर काम स्टार्ट किया, धीरे धीरे आप सैंपल्स इकट्ठे करते जा रहे हो। दिस इज द सैंपल 1, ठीक है, दिस इज द सैंपल, एक सेकेंड, दिस इज द सैंपल 1, दिस इज सैंपल 2, दिस इज सैंपल 3, दिस इज सैंपल 4, दिस इज सैंपल 5, दिस इज सैंपल 6, दिस इज सैंपल 7, दिस इज सैंपल 8। ये आप कलेक्ट करते जा रहे हो जैसे जैसे आपकी कंक्रीटिंग वर्क होता जा रहा है। तो हमारे जो 4 नॉन ओवरलैपिंग रिजल्ट्स का मतलब ये होगा कि जो 4 सैंपल्स आपने लिए पहले ग्रुप में, उसके कोई भी सैंपल नेक्स्ट ग्रुप में कॉमन नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पर जो इस ग्रुप में हमने 4 सैंपल्स लिए, उसके 3 सैंपल्स हमने नेक्स्ट में भी कॉमन कर लिए, तो ये हमारे ओवरलैपिंग रिजल्ट्स हो गए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग हो गए, तो इस तरह आपको सैंपल्स नहीं लेने हैं, वो वैलिड सैंपल्स नहीं माने जाएंगे। तो हमें लेना कैसे है कि हमारा सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4 एक ग्रुप में हो गए, सैंपल 2 5, सैंपल 6, सैंपल 7, सैंपल 8 हमारा अलग ग्रुप हो गया। तो इस तरह हमें ग्रुपिंग्स करनी है। अब ना जब हमारा टेस्ट जो परफॉर्म करने हैं, जब हमारे एक दिन में 30 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा कंक्रीट हो रही, जहाँ पर हमारे 4 या 4 से ज़्यादा सैंपल हमें कलेक्ट करने हैं फॉर द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो दिस इज द कंसेप्ट कि हमें 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिक्यूटिव रिजल्ट्स, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक जो सैंपल आप ले रहे हो उसके बाद के ही नेक्स्ट 3 सैंपल्स आपको साथ में लेने हैं ग्रुप के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट हुआ। तो ये कोड ये बोलता है कि अब अगर एग्जांपल्स के साथ बात करें कि सपोज हमारी साइट पे हमने माना कि 35 क्यूबिक मीटर कंक्रीट हो रही है M30 ग्रेड की, ठीक है। तो 35 क्यूबिक मीटर के लिए आपने कितने सैंपल्स आपको लेने होंगे? 4 सैंपल्स। तो अगर हम इन सैंपल्स को S1, S2, S3, S4 मान लें, ठीक है। तो इसके अंदर सभी के अंदर हमारे क्या होंगे? 3 क्यूब्स होंगे। इसके अंदर भी हमारे 3 क्यूब्स होंगे, और इसके अंदर भी हमारे 3 क्यूब्स होंगे, और इसके अंदर भी हमारे 3 क्यूब्स होंगे। जो S1 का जो मीन स्ट्रेंथ होगा वो मान लेते हैं हमारा A है, इसका जो मीन होगा ये इसका मान लेते हैं B है। ये मीन स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल सैंपल है, मतलब हर एक सैंपल जो हमने कलेक्ट किया है 35 क्यूबिक मीटर के लिए अलग अलग टाइमिंग पे एक दिन में, A, B, C, D, ये हमारी मीन स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो x प्लस y प्लस z बाई 3 वैल्यू a है, ठीक है। A, B, C, D। इसी तरह हमारा जो S4 सैंपल है उसका जो मीन है वो D है। ये हमारे मीन स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल है। तो कोड ये कहता है कि हमारा A, B, C, D की जो वैल्यू है, A, B, C, D की जो हमें स्ट्रेंथ मिल रही है साइट पर M30 ग्रेड के लिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू FCK प्लस FCK -3। यहां पर आप देखो टेबल में लिखा है कि इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहां ध्यान रखना ये टेस्ट रिजल्ट्स हमारे इंडिविजुअल सैंपल्स के लिए, बहुत सारे वीडियोस में इसको इंडिविजुअल क्यूब टेस्ट से डिनोट कर दिया है, बट यहां पर ये इंडिविजुअल टेस्ट सैंपल है जिसमें हमारी जो A, B, C और D की जो एवरेजिंग करके जो वैल्यू निकली, दैट शुड बी ग्रेटर देन FCK -3। मीन्स M30 के लिए हमारी ये वैल्यू जो होनी चाहिए 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारा सैंपल इस क्राइटेरिया में पास माना जाएगा। जो कंक्रीट का लॉट है वो इस क्राइटेरिया में पास हो गया। दूसरा क्राइटेरिया है हमारा एवरेज ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग टेस्ट रिजल्ट्स। NORT मैंने लिखा है, नॉन ओवरलैपिंग टेस्ट रिजल्ट जो है NOTR लिख लीजिए इसको। तो इसका मतलब है कि ये हमारे नॉन ओवरलैपिंग टेस्ट रिजल्ट्स हैं, बिकॉज 4 ही सैंपल्स हमने कलेक्ट किए हैं,
तो इसमें एक कोई भी क्यूब हमारा दूसरे सैंपल्स में कॉमन नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर S5 होता, ज़्यादा क्यूब्स होते, जो ऊपर कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो आपको फॉलो करना था। तो जो हमारा एवरेज ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग टेस्ट रिजल्ट्स का मतलब ये है कि आपको जो मीन इंडिविजुअल सैंपल्स की स्ट्रेंथ मिली उसका आपको एवरेज कर देना है, A + B + C + D / 4। तो जो ये स्ट्रेंथ आई हमारी, मान लेते हैं ये स्ट्रेंथ P आई, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू FCK। अगर इस डायग्राम में देखें तो जो हमारी वो स्ट्रेंथ है हमारी, वो होनी चाहिए FCK + 0.825 सिग्मा या FCK + 3 विच एवर इज ग्रेटर। जो इनमें से ग्रेटर होगी उससे वो स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। तो M30 के लिए हमारी जो सिग्मा की वैल्यू है वो होगी हमारी क्या, 5 N/mm²। ये आप टेबल से देख लोगे, जो अमेंडमेंट में नया कोड आया है उसमें दिया हुआ है। बिकॉज सपोज आप फील्ड पर टेस्ट नहीं परफॉर्म किए स्टैंडर्ड एविएशन के लिए, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर यूज़ करोगे तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी 30 + 0.825 सिग्मा कितना आएगा आपका 5। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 34.125। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ को, इसको नियरेस्ट 0.5 N/mm² में राउंड ऑफ करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 34 N/mm²। और दूसरी जो वैल्यू मिली आपको FCK + 3 से, ये 33 हो गई। तो विच एवर इज ग्रेटर इज 34 N/mm²। इस मीन्स कि जो हमारा इंडिविजुअल टेस्ट सैंपल्स का मीन था, उनका जो एवरेज आया, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 34, विच एवर इज ग्रेटर हमारा 34 N/mm² है। तो ये हमारा पूरा ये सैंपल्स जो होंगे पास माने जाएंगे और हम लॉट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट। और इसको ग्राफिकल तरीके से आप देखोगे तो ये हमारा एक पूरा सेट है, एक ग्रुप है, जिसमें हमने S1, S2, S3, S4 जो अभी लिया, उसमें जो इंडिविजुअल हमारा स्ट्रेंथ होना चाहिए, ये अगर ये नीचे देखें तो ये हमारा FCK -3 की लाइन को इंडिकेट कर रहा है। तो कोई भी स्ट्रेंथ जो S1, S2, S3, 4 जो सैंपल की स्ट्रेंथ है वो इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर मीन्स ये S3 की ये यहाँ पर लाई करता तो ये रिजेक्ट हो जाता, यहाँ पर लाई करता तो ये पास हो जाता, यहाँ पर कहीं लाई करता तो वो पास हो जाता इंडिविजुअल टेस्ट सैंपल। अगर ये जो ग्रुप्स में आपने लिया है S1, S2, S3, इनका जो मीन है, इसका अगर मान ले मीन ये है, ब्लू कलर से जो दिखा रहा हूँ विच इज इंडिकेटेड एज P वैल्यू, ये हमारी इस लाइन ब्लैक लाइन से ऊपर होनी चाहिए। इट मीन्स इससे ग्रेटर होनी चाहिए, जो कि ये कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो FCK + 0.85 सिग्मा और FCK + 3 की लाइन है। सपोज अगर नेक्स्ट आप ग्रुप की बात करते हैं G2, तो यहाँ पर इसका अगर मीन आता हमारा ये वैल्यू, तो ये लाइन, ये वैल्यू हमारी इससे ऊपर होनी चाहिए थी। इसका मीन हमारा ये आता, इसका मीन हमारा ये आता। तो ये सारी वैल्यूज जो है हमारी इस वैल्यूज से की जो ग्रेटर वैल्यू है उससे ऊपर होती, जब हम 4 ग्रुप्स का नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट्स को कंबाइन करते। और इंडिविजुअल टेस्ट सैंपल का जो वैल्यूज है, मींस ये हमारे इंडिविजुअल टेस्ट सैंपल्स हैं, ये वैल्यूज हमारी इससे नीचे नहीं होनी चाहिए थी। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था कि हमें कैसे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉलो करने। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके डिस्कस कर सकते हो। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।